कि सीटेट का जो पैटर्न है वह पैटर्न मेनली रहता है कि गद्यांश को पढ़ करके समझ लें और उस पर आधारित जो भी कोई क्वेश्चन है उसका आंसर करें, यही मेनली फोकस होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको एक शब्द रूप से अवगत करा दूं, जो आप वह शब्द रूप इम्पोर्टेंट इतना है अर्थ बनाने के लिए, संस्कृत से हिंदी बनाने के लिए, कि अगर वह शब्द रूप आप याद कर लेते हैं तो लगभग 70% संस्कृत का हिंदी आप कर पाएंगे। उसके यह शब्द रूप आपको बताएंगे, उसके बाद कुछ शब्दार्थ लिखाएंगे जो पॉपुलर शब्दार्थ है, जो हर एक गद्यांश में, हर एक चैप्टर में जो यह लौकिक संस्कृत है इसमें मिल जाता है। तो आज मैं आपको बालक शब्द रूप बताऊंगा और उस शब्द रूप पर आधारित आपको कल गद्यांश बताऊंगा कि गद्यांश का हिंदी कैसे कर पाते हैं, और उस पर आधारित क्वेश्चन जो है वह कैसे बनता है। तो जब जैसे ही करना शुरू करेंगे, संस्कृत का हिंदी करना शुरू करेंगे और हिंदी बात समझ में आएगी और फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है वह बात समझ में आ जाएगी, तो आंसर करना अपने लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि संस्कृत को हिंदी में कैसे समझ ले, या हम जिस भी भाषा में समझते हैं संस्कृत जो लिखा हुआ है उसको हम कैसे समझें। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यह शब्द रूप है बालक शब्द रूप। यह बालक शब्द रूप के बारे में बताते हैं कि यह क्या है। बालक को अकारांत पुल्लिंग भी कहा जाता है। आवाज जा रही है आप लोगों तक? आप देख पा रहे हैं? जी ठीक, ठीक है। अब जैसे यह बालक हुआ, बालक में बालक एक शब्द है और शब्द के बारे में अपने लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और उसी शब्द का एक रूप होगा। तो यह जो शब्द है तो इसमें वर्ण कौन कौन है? ब है व्यंजन वर्ण, इसको सहायता कर रहा है आ। उसके बाद है ल, यह भी व्यंजन वर्ण है, इसको सहायता अ स्वर वर्ण करता है। उसके बाद है क और इसको असहायता करता है। लास्ट में अ आया और यह लास्ट में अ आया और बालक कहने से पुल्लिंग का बोध होता है। इस बात पर भी ध्यान रखेंगे कि यह लिंग कौन सा है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग संस्कृत में क्विबलिंग भी कहा जाता है। दूसरे पेन से, अच्छा ठीक, ठीक है, इसमें नहीं दिखता है, ठीक है। अब दिखता है? अब दिखाई दे रही है? या जो चलाते हैं पेन ये वाला? अच्छा, दिखता है जी, ठीक। तो बालक शब्द रूप के बारे में बताए कि यह बालक में है क्या सब वर्ण में। ब है व्यंजन वर्ण, इसको आ स्वर वर्ण सहायता करता है। फिर ल है व्यंजन वर्ण, इसको अ स्वर वर्ण सहायता करता है। फिर इसको है व्यंजन वर्ण और अ इसको सहायता करता है। अब यह अ लास्ट में आया और यह है क्या, इसको बोलेंगे क्या? अकारांत। जिस शब्द का अंत अ से होगा वह अकारांत कहलाएगा। जो शब्द आ से अंत होगा, काहे तो जो भी कोई शब्द होगा तो वह वर्ण तो दो ही प्रकार का है, स्वर और व्यंजन। पहले वर्ण ही पढ़ लेते तो ठीक था, लेकिन चलिए आज पहले यह बालक के बारे में जान लेते हैं। तो अकारांत और बालक कहने से पुल्लिंग लड़का का बोध होता है, वह पुल्लिंग है। तो दुनिया में जितने भी
अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वह बालक शब्द रूप के ही समान चलेगा। जैसे मोहन हो गया, राम हो गया, सोहन हो गया, दिनेश हो गया, सुरेश हो गया, यह शब्द रूप मैं आपको बता दूं लिख करके कि यह शब्द रूप में अर्थ अपने लोगों को समझना कैसे है, और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। यहीं लिख देते हैं, यह है अकारांत पुल्लिंग। वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में एक वचन और डायरेक्ट बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर, डायरेक्ट प्लूरल नंबर, लेकिन यहाँ द्विवचन भी है। संस्कृत में थोड़ी सी अंतर है, और यह ग्रामर अगर पढ़ेंगे और सब टॉपिक अगर पढ़ाएंगे तो हिंदी संस्कृत के साथ साथ हिंदी का भी ग्रामर दोनों ठीक ठाक हो जाएगा। अब इधर से जो लिखते हैं वह है विभक्ति प्रथमा। यह विभक्ति में पहला है क्या, बालकः, बालको, बालका। सिर्फ यही शब्द रूप आपको याद करना है, दूसरा कुछ नहीं। बालकम, बालको, बालकान। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तब तक इसको नोट करते जाइए। पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। सप्तमी में बालके, बालकयो, बालकेषु, और संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका। अब इतना ही चीज आपको किसी भी गद्यांश में या बहुत हद तक पद्यांश मतलब श्लोक का अर्थ भी बना पाते हैं इससे। अब इसका अर्थ, सिर्फ इसका अर्थ जानना है और इसी के अकॉर्डिंग उस पर बैठा देना है।
जैसे आपको बता रहे हैं, हिंदी में कारक है कितना, 8, लेकिन संस्कृत में 6 ही कारक माने जाते हैं। तो पहला है कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या हो गया, ने, यह हो गया प्रथमा विभक्ति। दूसरा है कर्म, कर्म का चिन्ह है को, यह हो गया द्वितीया। तीसरा है करण, करण का चिन्ह है से, यह हो गया तृतीया। उसके बाद है संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह है को और या नहीं तो के लिए, यह हो गया चतुर्थी। उसके बाद है अपादान, इसका चिन्ह है से, यह हो गया पंचमी। उसके बाद है संबंध, संबंध का के की या नहीं तो रा रे री। उसके बाद अधिकरण का चिन्ह है में, पे या पर, यह हो गया सप्तमी। और संबोधन तो संबोधन है ही, यह इसका चिन्ह है हुए, हो, अजी, अरे इत्यादि कुछ भी। और अब इसका वास्तविक में अर्थ कैसे बनता है तो वह समझिए। जैसे कहीं पर बालक है या बालक लिखा हुआ, तो बालक का यह एक वचन में है, तो ये इस लाइन में एक वचन वाला में यह सारा का मतलब यहां से वहां तक सबसे पहले हुआ एक लड़का। यह है द्विवचन, तो इसका मतलब हुआ दो लड़के। अब बहुवचन में हो गया बहुत लड़के। क्या हुआ, हो गया। तो यह जो कहाँ हुआ, यह जो कर्ता कारक का है, अब दिखता है बढ़िया से। अच्छा ठीक। तो वास्तविक अर्थ इसका एक वचन में है, तो एक वचन का मतलब एक गो हुआ तो एक वचन रहेगा, दो रहेगा तो द्विवचन, और दो से ज्यादा रहेगा तो बहुवचन। तो एक वचन में अगर बालक लिखा हुआ है, या इस लाइन में एक वचन वाला में यहां से वहां तक जो भी लिखा हुआ है, चाहे वह बालकम है या बालकेन है या बालकाय है, तो सब का मतलब हुआ सबसे पहले एक लड़का। इस लाइन में जो भी है, इस लाइन में बीच वाला में द्विवचन वाला में, तो इसका मतलब हुआ दो लड़का या दो लड़के। यहाँ बहुवचन है तो इसका मतलब बहुत लड़के, या डायरेक्ट भी कह सकते हैं लड़के। बालकः का ओरिजिनल अर्थ क्या होगा, तो एक वचन में है बालकः, तो सबसे पहले हुआ एक लड़का, और यह है किस कारक का, कर्ता कारक का। कर्ता कारक का चिन्ह है क्या, ने, तो इसीलिए इसका बालकः का वास्तविक अर्थ क्या होगा, एक लड़का ने। उसी तरह से बालकों का अर्थ होगा क्या, दो लड़कों ने। बालका का मतलब क्या होगा, लड़कों ने या बहुत लड़कों ने। उसी तरह से बालकम है, तो बालकम का मतलब सबसे पहले एक लड़का, और यह है किसमें, कर्म कारक में। कर्म कारक का चिन्ह है क्या, को। तो अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा, एक लड़का को। उसी तरह से यहाँ बालको है, तो बालकों का क्या अर्थ होगा, यहाँ दो लड़के को। यहाँ बालकान है तो बहुत लड़के को। इसी तरह से यहाँ से वहां तक का अर्थ बनता है। अब आप बताइए कि बालकात का मतलब क्या होगा, बालकात का अर्थ वास्तविक में क्या होगा। आवाज जा रही है, गुड, एक लड़के से। तो इसी तरह से पूरा इसका सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि कर्ता ने कर्म को करण से, यह कारक का चिन्ह याद रखना है, वह कारक सीरियली याद रखना है। यह भी प्रथमा द्वितीय तृतीया, जैसे कारक है पहला कर्ता, तो वह एक नंबर पे है, तो एक नंबर में प्रथमा विभक्ति हो गया कर्ता कारक।
2 नंबर पे कर्म तो कर्म में द्वितीया, 3 नंबर पे करण तो करण में तृतीया। इसी तरह से इसको लाइन बाय लाइन याद रखेंगे और अर्थ बनाएंगे। कोनो सा वाक्य सर, संस्कृत वाला कोनो है एक पेज, तो वो कल हो पाएगा, लेकिन तब तक कुछ भी हिंदी में इसको करके, जैसे एक लाइन ही लिख करके दिखाते हैं। 10th का लाइन है, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयन्। मान लेते हैं तब तक कि यही लिखा हुआ दिखता है फ्रेश। हाँ हाँ, अब दिखेगा। चलिए, तो अब वास्तविक अर्थ बताते चलिए कि अब बिहारस्य का मतलब क्या होगा। अब खोजिएगा कैसे, तो अब उसमें बालक शब्द रूप में खोजेंगे कि बालकस्य कहाँ है। तो बालकस्य है षष्ठी विभक्ति में। तब तो वही नहीं दिखेगा ये। हाँ, अब ठीक होगा। अब ब्लैक ब्लैक नहीं दिखेगा, इस पे पेन भी चेंज करना होगा। अब बिहारस्य का मतलब क्या हो जाएगा, बालकस्य का मतलब क्या होगा, या तो एक लड़का को, या एक लड़का के, या एक लड़का का। तो उसी तरह से यहाँ बिहार तो एक गो होबे करेगा, तो यह डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, बिहार का, बिहार का। अब यह राजधानी नगरंग बीच में छूट गया, यहाँ था नगरम, अनुस्वार यहाँ नगरम। तो राजधानी है ही, और नगरम जो है इस तरह से यहाँ लिखा हुआ था नगरम। तो यह अनुस्वार जो है, यह संधि में बताएंगे कि यह मौ का अनुस्वार हो जाता है। जब संधि पढ़ेंगे तब यह आएगा बात समझ में कि यह मौ का अनुस्वार कैसे हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सम प्लस गम बराबर में सौ, मौ जो है वह अनुस्वार बनेगा ना, तो हो जाएगा ना संगम। तो यह संधि में पढ़ेंगे। तो नगरम का मतलब वह मौ है। तो अब देखेंगे यह अनुस्वार जो है वह मौ है, तो बालकम में कहाँ है, द्वितीया में। द्वितीया का चिन्ह क्या है, को। तो अब यह हो जाएगा नगर को। अब यहाँ है पाटलिपुत्रम, यहाँ भी मौ है बालकम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्र को। अब सर्वेशु है, कालेशु है, सर्वेशु। और यही बीच में जो अभी आप कहे कि कुछ शब्द का अर्थ जानना होगा, शब्दार्थ लिखाएंगे। तो यही जैसे सर्व का मतलब हो गया सभी, काल का मतलब होता है समय, तो सर्वे का मतलब हो गया सभी में, सर्वेशु है। बालकेशु खोजेंगे कि अब बालकेशु किधर है, तो बालकेशु है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में। बालके एक वचन, बालकयो द्विवचन, बालकेशु। उसी तरह से बालकेशु के जैसे सर्वेशु। बालकेशु का अर्थ क्या होगा, लड़कों
में या बहुत लड़कों में, तो सर्वेषु का मतलब क्या हो जाएगा, सभी में। अब काल मतलब है समय, तो यहाँ क्या कहेंगे, समयों में। महत्वम धारियन, महत्व रखता था। इतना तो कह ही सकते हैं, जब यहां से यहां तक बना लेंगे तो इतना तो नहीं अगर जान रहे हैं तो आप पूरा कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ दो गो जो को है, इस दो गो को में से एगो को कॉमन ले लेंगे। बिहार का राजधानी नगर पाटलिपुत्र, या नगर पाटलिपुत्र को सभी समयों में, दो गो में से एगो में को कॉमन ले लेंगे, सभी समयों में महत्व रखता था, इस तरह से कह देंगे तो अर्थ बन जा रहा है। तो बालक शब्द रूप जब आप याद कर लेते हैं, और वह भी कैसे, तो विभक्ति के साथ, कारक के चिन्ह के साथ वह याद कर लेंगे, तो यह लगभग आप 60 से 70% किसी भी चीज का अनुवाद कर पाएंगे जब यह याद हो जाएगी कल आपको, या आप लिख करके सामने में रखिएगा। तो कल कोनो गद्यांश यहाँ लाएंगे और उसका सिर्फ बालक शब्द रूप पर, और कल ही शब्दार्थ भी लिखाएंगे। सिर्फ बालक शब्द रूप के बल पर देखेंगे कि कितना का हिंदी कर पाते हैं किसी भी गद्यांश या पद्यांश में। पद्यांश तो जल्दी से नहीं होगा, लेकिन तब पर भी यह मदद करता है पद्यांश का भी अर्थ बताने में, श्लोक का अर्थ बताने में। लेकिन गद्यांश का तो निश्चित रूप से बहुत हद तक यह मदद करता है बालक शब्द रूप। इसीलिए बालक शब्द रूप को एकदम रूप से याद कर लेना है, नेसेसरी है। यह नहीं याद करेंगे तो फिर अर्थ बनाने में समस्याएं आएगी। क्या हुआ सर? अब यह बालक शब्द रूप को लिख लेना है। यह दिखता है, ठीक है जी, ठीक है। यह देख लीजिए और यह बालक शब्द रूप को लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको लिख लीजिएगा। तो और थोड़ा सा कहे तो ग्रामर से ज्यादा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, तो इसीलिए ग्रामर को ज्यादा से जल्दी सिर्फ आप लोगों को आ ही रहा होगा। कहे तो आप 1 to 5 या 6 to 8 के लिए हैं, तो इंटर या ग्रेजुएट आप हैं, तो आपने पढ़ा है। सिर्फ आपको याद दिलाना है कि ये सब भी पूछता है, ये सब बात को पूछता तो नहीं है, ध्यान रखना है अपने लोगों को, जो पूछता है उसका आंसर करने में ये सब बात मदद करेगी। तो सिर्फ व्याकरण में समझिए कि एक तरह से आपको आ रही है, हम याद दिलाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और मेनली अपने लोगों का फोकस रहेगा कि किसी भी गद्यांश को पढ़ करके हिंदी में समझ लेना, और संस्कृत में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वह क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है वह समझ लेना। बाकी तब जब हिंदी में कहानी समझ जाएंगे या क्वेश्चन समझ जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, तो लगभग आंसर करेंगे ही। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे व्याकरण में तब तक कल चर्चा किए थे वर्ण के बारे में बताएंगे, तो आज थोड़ा सा वर्ण भी बता दे रहे हैं। चलिए बढ़ाएं। ठीक, अब वर्ण को जानेंगे। वर्ण की परिभाषा क्या होती है, तो व्याकरण सब में रहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। तो अपने लोगों को उतना गहराई में परिभाषा में नहीं जाना है, काहे तो यह परिभाषा क्या है नहीं है। हाँ गुड, ठीक है, आंसर भी लिख रहे हैं, नंदनी जी हैं, ठीक। तो यही परिभाषा है, लेकिन इसमें अ भी दे देता है, यथा में, जैसे में आ भी दे देता है, तो आ का टुकड़ा हो जा रहा है, तो उस परिभाषा के अकॉर्डिंग आ वर्ण नहीं कहलाएगा। काहे तो वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा सिर्फ उसी को वर्ण कहेंगे, अन्यथा वर्ण नहीं कहेंगे। तो फिर जिसका टुकड़ा हो जाता है तो उसको तो वर्ण नहीं कहेंगे।
तो ये सब परिभाषा में लफड़ा है। तो और इसीलिए कहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि टुकड़ा होने की स्थिति में अक्षर कहा जाता है, लेकिन यह भी बात सत्य नहीं है। चाहे तो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है संस्कृत में न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण नहीं हो, जिसका टुकड़ा नहीं हो, जिसका पार्ट नहीं हो, उसी को अक्षर कहते हैं। तो फिर अक्षर भी वह नहीं हुआ, तो इसीलिए परिभाषा को चेंज कर देंगे। वैसे अपने लोगों से परिभाषा पूछा भी नहीं जाता है। वर्ण मूल रूप से दो प्रकार का है। पहला है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री, दीर्घ री और लिरी। ये दोनों है ज्यादा संस्कृत में। यही सिर्फ ध्यान में रखना है कि हिंदी में स्वर वर्ण 11 हैं, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री। और संस्कृत में दो ज्यादा हैं, दीर्घ री और लिरी। अगर हिंदी में पूछा जाता है स्वर वर्ण कितने, तो 11, और संस्कृत में कितने, 13। तो अब इसी में से यही स्वर वर्ण क्या करता है, तो व्यंजन वर्ण को, स्वर वर्ण उसको कहते हैं जो बिना किस दूसरे वर्ण के मदद से बोला जाता है, और व्यंजन वर्ण उसको कहते हैं जो स्वर वर्ण के मदद से बोला जाता है। तो यह स्वर वर्ण तो इतना ही है, 11 या 13। यही 11 या 13 स्वर वर्ण जो है, यह क्या करेगा, तो व्यंजन वर्ण को मदद करेगा। तो अब यह मदद जो करता है, तो यह इसी स्वर वर्ण की होती है मात्रा। अ का मात्रा नहीं होता, आ का मात्रा आकार, हर्षी का मात्रा हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षऊकार, दीर्घऊकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार और रीकार। इतना मात्रा हो गया 10 गो। यही क्या करता है, व्यंजन वर्ण को सहायता करता है। व्यंजन वर्ण की पहचान क्या है कि व्यंजन वर्ण जब भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे यह क सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि इस व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण हेल्प कर रहा है, तब यह इसको अपने लोग बोल पा रहे हैं, प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। तो अब यह क में है क्या, आधा का चिन्ह है, यह इसको भलंत बोलते हैं, और इसको अस्वर वर्ण सहायता किया है। इसी तरह से यदि क आकार रहेगा, तो क को कौन सा स्वर वर्ण, आ स्वर वर्ण सहायता करेगा। इसी तरह से अगर क हर्षीकार रहेगा, तो इसको हर्षई स्वर वर्ण सहायता करेगा। क हर्षीकार है तो इसको क हलंत प्लस हर्षई है। अगर क दीर्घीकार है तो क हलंत प्लस दीर्घई है। कहने का मतलब एक चीज और यहाँ समझिए कि संधि में होता क्या है, कैसे करते हैं। तो जैसे कुछ कहीं भी अगर जो भी आपको आ रही है इस तरह से हिमालय में कि हिम प्लस आलय, हिमालय कैसे बनता है, तो अपने लोगों को यह देखना है कि यह मौ है, इसमें कुछ नहीं लगा है, नहीं हलंत लगा हुआ है, नहीं मात्रा लगा हुआ है। अगर अ स्वर वर्ण का कोई मात्रा नहीं होता, अ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर वर्ण यदि किसी भी व्यंजन वर्ण को सहायता करता है, तो उसका मात्रा क्या होता है, दिखाई पड़ती है। जैसे अ स्वर वर्ण सहायता किया, तो इसका तो मात्रा ही नहीं है कि मात्रा दिखेगा। दूसरा स्वर वर्ण आ सहायता किया, तो आ का मात्रा आकार दिख रहा है। हर्षई सहायता किया तो हर्षई कार मात्रा दिख रहा है। दीर्घई सहायता किया तो दीर्घई कार दिख रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ अगर नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो जैसे क में क हलंत प्लस अ है, उसी तरह से यहाँ मौ में मौ हलंत और प्लस अ है, लास्ट में अ है। अगर इसमें से अ निकाल लेंगे तो तब रूल बनता है अ प्लस आ। अब यहाँ हो हर्षीकार है, मौ है, तो मौ में से अगर अ को निकाल लिए इसको, तो मौ हलंत न बच गया, तो अब इसमें हलंत न बचेगा। अब यह अ और आ दोनों मिलकर के क्या बना, आ। अब ये आ का मात्रा क्या होता है, आकार।
यहाँ लगाएंगे आकार, तो इसका हलंत क्या होगा, हट जाएगा ये हलंत जो है। अब बच गया इधर ल और य, तो यहाँ हो गया ल और य, बन गया हिमालय। इसी तरह से अपने लोगों को समझना। और यह संधि पूछने का तरीका भी है, तरीका 5 तरीका से पूछ सकता है। या तो हिमालय रहेगा, पूछेगा हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, तो हिम प्लस आलय, ऐसा कर देंगे। यह उदाहरण इसलिए बताते हैं छोटा सा कि आप जानते भी हैं, 2 तरीका तो आप जान ही रहे हैं कि हिम प्लस आलय बराबर हिमालय होता है और हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आलय होता है, इतना तो आप जान ही रहे हैं। 2 तरीका यह हुआ। तीसरा है कि यह पूछेगा कि हिमालय में किन 2 वर्णों की संधि हुई है, तो अ का और आ का। तीसरा है कि अ प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आ बनता है, उनको दिखाएं, वह लिखेंगे। और 5वां तरीका है कि यह पूछेगा कि हिमालय किस संधि का उदाहरण है, ऐसा पूछ सकता है। वैसे डायरेक्ट व्याकरण से या में कोई भी टॉपिक से ये जो कहिएगा कि डायरेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक पूछता है 10th क्लास जैसे 9th क्लास जैसे, ऐसे नहीं रहता है। गद्यांश में से कुछ शब्द निकालते हैं और उसी में से पूछा जाता है। या तो किसी बार उपसर्गे पूछ दिया, किसी बार समासे पूछ दिया, किसी बार कारक पूछ दिया, किसी बार प्रत्यय पूछ दिया, कुछ न कुछ रहता है। लेकिन उसी पैराग्राफ वाला में से गद्यांश में से शब्द निकाल करके पूछा जाता है। तो यह इतना समझे। इसमें प्रॉब्लम किसी को? ठीक। तो यह 5 तरीका से पूछा जाता है। जब संधि पढ़ेंगे तब संधि के समय में बताएंगे। अब पहले वर्ण को देखते हैं। यह वर्ण हो गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के 2 भेद भी अगर कहीं पूछ सकता है, लेकिन ऐसे पूछेगा नहीं। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। यह वर्ण का 2 ही काम कर सकते हैं, या तो उच्चारण कर सकते हैं या नहीं तो लिख सकते हैं। 2 ही चीज हो सकता है वर्ण का। तो उच्चारण के दृष्टि से ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 भागों में बांटते हैं, और लिखावट के दृष्टि से भी 3 भागों में बांटते हैं। उसमें भी रहता है, ह्रस्व कहें या मूल कहें, दीर्घ का दीर्घ ही रहता है, और यहाँ प्लुत के बदले में वहां पर लिखावट के दृष्टि से संयुक्त स्वर वर्ण होता है। वह हो गया। उसके बाद है व्यंजन। आगे बढ़ा दें। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। उसी तरह से च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, प, फ, ब, भ लास्ट वाला लिख देते हैं, म। उसके बाद य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। उसके बाद क्ष, त्र और ज्ञ। एक आजकल स्र भी हो गया है। तो इतना ही वर्ण यह बचा व्यंजन। अब व्यंजन में जैसे वहां अपने लोग तुरंत में जाने कि स्वर वर्ण का 3 भेद है, उच्चारण के दृष्टि से भी और लिखावट के दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से 3 भेद है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, या नहीं तो लिखावट के दृष्टि से मूल स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। अब यह स्वर वर्ण को तो जान गए। अब व्यंजन वर्ण में यह देखेंगे कि यह व्यंजन वर्ण में कौन से वर्ण को क्या कहा जाता है। व्यंजन वर्ण में एक चीज और देखेंगे कि यह जो 5 है, यह क वाला को बोला जाता है क वर्ग, यह च वाला हुआ च वर्ग, ये ट वाला हुआ ट वर्ग, त वाला त वर्ग और प वाला प वर्ग। अब ये अगर क्वेश्चन रहे कि वर्ण में वर्ग के कितने हैं, तो क्या कहेंगे? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। एक वर्ग में वर्ण क्या गो है, तो 5। 1 2 3 4 5। एक वर्ग में वर्ण भी 5 और वर्ण में वर्ग भी 5। अब यह क से लेकर म तक के सभी वर्ण, जितने भी वर्ण हैं,
इसको कहते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण। अब क से म तक का झंझट खत्म। क से म तक को जान गए कि यह कहा जाता स्पर्श वर्ण। य र ल व इसको कहा जाता है अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण। और ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह इसको कहा जाता है उष्ण वर्ण। और ये जो अक्षर त्र ज्ञ बच गया ये हुआ संयुक्त व्यंजन वर्ण। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब आप लोगों को वादे के मुताबिक कायदे से वर्ण भी हो गया और जो बाद में बताना चाहिए बालक शब्द रूप वह ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा हमको, तो इसीलिए पहले ही हमने बता दिया। अब फिर मिलते हैं कल 5:50 में। हाँ, बालक शब्द रूप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और याद यदि नहीं हो 5, 10 बार अगर रेगुलरिटी से पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। यदि नहीं हो तो लिखा हुआ जो है वह कल सामने में रखिएगा कि अर्थ जो बताएंगे तो वह दिखते जाएगा और समझते भी जाएंगे। जहां प्रॉब्लम होगी मैं कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक, थैंक यू।